नमस्कार साथियों, आपके अपने प्लेटफॉर्म जोश नेट जेआरएफ में आपका स्वागत है। तो साथियों, अभी हम लोग वर्तमान में जो देख रहे हैं वो लेक्चर 5 को देखेंगे और साथ ही साथ हम इसके डिटेल एनालिसिस करेंगे कंप्लीट 20 क्वेश्चन को, जिसमें कि आपको 2 पैसेज मिलेंगे। और साथ ही साथ ये जो पेपर आपको कराया जाएगा ये जून 2021 के पेपर को आपको आपके साथ कराया जाएगा। ये लेक्चर 5 है। अगर इससे पहले आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 पेपर को नहीं देखा है डिटेल एनालिसिस को, तो कृपया कर उन्हें जाएं और उन्हें भी आप देखें। और ये पेपर 2 है हिंदी साहित्य का, और शिफ्ट 2 जो पेपर हुए थे उसको हम देखें। इसका कोड जो है 20 है। हिंदी साहित्य का जो कोड होता है वो 20 है। तो चलते हैं हमारे इस PYQ से सिलेक्शन तक के सीरीज में आप जाएंगे तो तकरीबन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 50 लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो आप इसे जाएं और इसे भी आप देखें प्लेलिस्ट में जा करके, जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल में दिख रहा होगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे इसमें जाएंगे कोर्सेज में, तो लास्ट 60 डेज JRF बैच है जो दिसंबर 2025 को ध्यान में रख करके बच्चे की डिमांड पे ये बैच लॉन्च किया गया है। और ये पूरी तरह से फ्री है, इसके लिए आपको एक भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ जाएंगे तो इसके क्रैश कोर्स UGC नेट दिसंबर 2025 को भी लॉन्च कर दिया गया है आप लोगों की मांग पे। और इसमें पेपर 1 और पेपर 2 की कंप्लीट 1 to 10 यूनिट आपको तैयारी कराई जाएगी। और जो बिगनर्स सोच रहे हैं कि हमको दिसंबर में यूं ही एग्ज़ाम देना है और बाद में इसको अच्छे से एग्ज़ाम देना है, तो इसके लिए उनके मांग पे 0 to हीरो बैच को लॉन्च किया गया। तो जाइए आप इसे जिस कैटेगरी में है तो इसे जाइए और पेपर 1 पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी यहाँ से कीजिए। और साथ ही साथ अगर हिंदी साहित्य आपका अगर पेपर है पेपर 2, तो आप जा कर के यहाँ पे शुक्ल बैच को भी देख सकते हैं, अपनी समझ विकसित कर सकते हैं। यहाँ से NTA के द्वारा क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं। तो इसे भी आप जाएं, एंजॉय करें। और मिशन JRF बैच तो आपके लोग के लिए है ही, ये तो आपको पता ही है। इसमें आपको KVS मदान की जो पुस्तक है पेपर 1 के लिए, जहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर 1 में, तो ये आप जाइए। किसी भी सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी हैं तो इसे आप बिल्कुल पढ़िए। और जैसा कि ICT आपको पढ़ाया गया है, तो चलते हैं अब बिना समय गंवाए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो क्वेश्चन सीरीज है हमारा 81 से 100 तक है। और इसमें आप लोग से एक निवेदन रहेगा कि आप मेरे द्वारा ही इसी प्लेटफॉर्म पे 2025 के पेपर को, 2024 के पेपर को और 2023-22 के कंप्लीट पेपर को डिटेल एनालिसिस किया गया है। तो आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप उसे जाएं, उसे भी देखें और कंप्लीट करें अपने। अगर आप कम भी पढ़े हुए हैं तो यहाँ से अगर आप 10 ईयर्स के पेपर को कंप्लीट कर लेंगे, हमारे सभी लेक्चर को आप कंप्लीट करके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तो आपका उम्मीद है कि आपका 1 टाइम में JRF होगा। तो चलते हैं आज का 81 क्वेश्चन। आप जो भी इसमें जो भी क्वेश्चन आपके हैं वो आप जवाब दें कमेंट में, और जो भी आपको आंसर बताया जाएगा वो NTA के द्वारा जो वेरीफाइड आंसर है उसे बताया जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 81 क्वेश्चन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो श्रीलाल शुक्ल जी को तो हम लोग जानते हैं, इनका उपन्यास वाली रचना है और इसके आपको पूछा है कि इनका सही अनुक्रम क्या है। तो अगर इसका सही अनुक्रम जानने के लिए सबसे पहले तो हमको इसका टाइम पीरियड जानना होगा। तो देखते हैं। विश्रामपुर का संत, ये 1998 की रचना है, 1998। और मकान 1976 की रचना है। सूनी घाटी का सूरज, ये 1957 की रचना है। और पहला पड़ाव ये जो है ये 1987 की रचना है। तो टाइम पीरियड हम लोग को जैसे ही पता चल गया, तो आप बताइए कि कौन सा सबसे पहले होगा। तो C से स्टार्ट होगा, तो यानी कि 81 का जो है वो 3 आंसर। देखिए, एक भी आपको आंसर अगर पता है ऑप्शन तो आपका आंसर मिल जाएगा। पहले तो सूनी घाटी का सूरज 1957, फिर B मकान 1976, और D पहला पड़ाव 1987 और विश्रामपुर का संत ये सबसे अंतिम में है, और 1998 यानी कि 1998। और ये श्री लाल शुक्ल जी की सभी रचना, ये आप लोग ध्यान पे, ये उपन्यास है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि ये उपन्यास है। तो हम लोगों ने जाना इतना, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार
जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, पढ़े भी हैं। तो देखते हैं कौन सा क्या है। सबसे पहले बताइए कि जो आप लोगों को हमने पढ़ाया है स्कंदगुप्त, ये 1928 की रचना है। और ध्रुव स्वामी 1933 की रचना। ये मैंने फैक्ट आप लोगों से एक नहीं 1000 बार जिक्र किया है इसी पे प्लेटफॉर्म पे PYQ सीरीज में। तो बताइए। और अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड है ये 1922, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे 1922। और राजश्री 1915। तो देखिए अब बताइए आप कौन सा होगा। सी सबसे पहले है, किस में है, देखिए इसी में है सबसे पहले, यानी कि 82 का 4। सबसे पहले राजश्री 1915, फिर ए अजातशत्रु 1922, फिर स्कंदगुप्त 1928, ध्रुव स्वामी 1933। अब देखिए इतना तो हम लोगों ने जान लिया। अब थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। एक कामना नाटक है, कामना, ये 1921 की रचना है। और चंद्रगुप्त के बारे में तो भूलना ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त जो है 1931 की है। ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ये बिल्कुल टिप्स पे आपको रहना चाहिए, याद रहनी चाहिए, बहुत VVI, ये सब PYQ है आपका। तो इसको आप लोगों ने देखा, जो 2 छूट रहे थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दिया है। कामना 1921, चंद्रगुप्त 1931। और ये सभी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, यानी कि 82 का जो है आंसर जो है 4 है। और आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 83 को नंबर क्वेश्चन 83 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। कृष्णा सोबती के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ये पंजाबी पृष्ठभूमि को केंद्र में रख करके पंजाबी मिश्रित भाषा को प्रयोग करके मतलब रचना लिखती है, काफ़ी अच्छी मार्मिक रचना लिखती है। और जिंदगी नामा इनकी जो उपन्यास है काफ़ी अच्छी उपन्यास है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखते हैं आप। सबसे पहले तो समय सरगम, ये 2000 की रचना है। ये मैंने आप लोगों से बार बार जिक्र किया, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और समय सरगम और मित्रो मरजानी, ये 1967 की रचना है, 1967। सूरजमुखी अंधेरे के, ये 1972 की रचना है। और ए लड़की जो है 1991 की रचना है। तो आप बताइए कि कमेंट कीजिए कि कौन सी रचना के इसमें जो है ऑप्शन सही है। तो समय सरगम सबसे बाद में है, 20वीं सदी का है, तो ए सबसे लास्ट में होनी चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका कट गया। और सबसे पहले क्या होनी चाहिए, मित्रों बी एक ही में है, यानी कि आपका ऑप्शन ऐसे आ गया। यानी कि मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, ए लड़की 1991 और समय सरगम 2000 की रचना है। तो यानी 83 का 4। और इतना अगर कर ही लिए हैं, ये सभी रचना कृष्णा सोबती जी की है, जैसा कि ऊपर लिखा भी है कृष्णा सोबती। सभी को आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चले, क्वेश्चन यहीं से आएंगे। कृष्णा सोबती ये उपन्यास है, सभी ये ध्यान पे रखेंगे। और जिंदगी नामा, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान पे रखेंगे, जिंदगी नामा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे। ये 1979 की रचना है, 1979, ये ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 84 क्वेश्चन कह रहा है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। मतलब जन्म के अनुसार कौन सबसे पहले जन्म लिया, उसके अनुसार आपको जवाब देना है। तो स्वयंभू के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि 783 ईस्वी, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और हेमचंद्र जो है थोड़ा सा बाद की है, जन्म है इनका 1088। और पुष्पदंत 972 ईस्वी। तो अब बताइए कि इस तीनों के आधार पर सबसे लास्ट में कौन सा है। सी सबसे लास्ट में किस में है, इसमें है 84 का। और लुइपा का कोई स्पष्ट जानकारी नहीं पता चलता है, बट इस तीनों के आधार पे आपका ऑप्शन जो आ रहा है इसमें सी आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉरी, सी लास्ट में होनी चाहिए, 1028 लास्ट में होनी चाहिए। यानी कि स्वयंभू 783 और फिर लुइपा,
फिर डी पुष्पदंत और हेमचंद सबसे लास्ट में, सी सबसे लास्ट में एक ही में है, तो आपका ऑप्शन ऐसे भी बन जाएगा। हेमचंद के बारे में अगर आपको पता होगा कि 1088 है तो आपका ऑप्शन ऐसे भी बन जाएगा, यानी कि 84 का 2। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 85 क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। इसमें भी आपको टाइम पीरियड पता होनी चाहिए। उदिता का जो टाइम पीरियड है ये 1980 है। और चांद का मुंह टेढ़ा ये तो बताइए, ये तो मैंने कई बार आप लोग 1964, ये मुक्तिबोध की मतलब रचना है, काव्य संग्रह है। और चिंता जो है 1924 की है, 1924। और संसद से सड़क बताइए 1972। अब इतना तो हम लोग, अब इतने में बताइए कि कौन सा सही होगा इसमें। आपका सबसे लास्ट में तो उदिता होनी चाहिए, यानी कि ए सबसे लास्ट में एक ही में है, यानी 85 का जो है ऑप्शन आपका 4 बन रहा है। और आंसर आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है। तो देखिए सी चिंता जो है 1924, और फिर बी चांद का मुंह टेढ़ा 1964, फिर डी संसद से सड़क 1972 और उदिता 1980। तो इतना तो हम लोगों ने जान लिया। आप कहेंगे कि मैडम बताइए ये तो आपने ईस्वी के नाम से बता दिया, अब इसके रचनाकार के कौन है, इनके लेखक कौन है, ये थोड़ा बताइए। तो उदिता के जो लेखक हैं ये, एक सेकेंड, उदिता के जो लेखक हैं ये शमशेर बहादुर जी हैं, शमशेर बहादुर सिंह, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा ये तो आप लोग को याद ही होगा, मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने। चिंता जो है अज्ञे जी का, ये थोड़ा सा नए फैक्ट है आप लोगों के लिए, चिंता और उदिता। और फोर्थ जो संसद से सड़क ये धूमिल जी की है, यानी कि सुदामा पांडे धूमिल। तो ऐसा आप लोगों ने ध्यान पे रखिए, ये सबको शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ ही। 85 का हम लोगों ने देख लिया। देखिए इस तरह से अगर आप ही बताइए साथियों, अगर हम लोग काम करेंगे 10 ईयर्स के पेपर को, अगर हम लोग काम करेंगे तो क्यों नहीं हमारा 1 टाइम 2 टाइम्स में आपका JRF क्लियर होगा, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। और क्यों नहीं आप PhD में एडमिशन ले करके अपना एक जो क्या कहते हैं एक अच्छी सैलरी प्राप्त करेंगे, NTA के UGC के द्वारा जो दिया जाता है स्कॉलर, वो क्यों नहीं आप मतलब प्राप्त करेंगे स्कॉलरशिप। और इसी की कड़ी की श्रृंखला में 2025 का पेपर, 24 का पेपर, 2023 का पेपर, 2022 का पेपर और 2021 के पेपर को कंप्लीट मेरे द्वारा किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखें। तो इसमें जाइए, ऐसे भी आप लोग देखिए। अगर कम भी आप लोग पढ़े हैं तो बिल्कुल डरिए नहीं एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम का बिल्कुल फियर नहीं रखना है। और बिल्कुल इस तरह से आप लोग तैयार कीजिए अपने क्वेश्चन को, सीरीज को। मेरे कब सभी सीरीज को आप 1 टाइम 2 टाइम्स देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही होगी क्लास, कंटेंट वाली लग रही होगी, क्लास सिलेक्शन वाली लग रही होगी, तो बिल्कुल अपने दोस्तों और ग्रुप में बिल्कुल इसे शेयर करिए। तो चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इसमें 2 कथन दिए गए हैं, एक तो असर्शन ए में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर में है। एक अभिकथन ए है, दूसरा आर है, और इसी के आधार पे आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपको जवाब देना है। फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है। देखिए फ्रायड का सिद्धांत है, फ्रायड तो सबसे पहले ये जानिए कि ये मनोविश्लेषणवादी मतलब दार्शनिक है, चिंतक है। तो जब भी मनोरोगी का बात आएगा, मन की बात आएगा, तो ये सही होगा, यानी कि ये सही है। फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। और ये भी जो है इनका मानता है कि मनुष्य जो है ये मात्र मनोरोगी है। तो ये सही भी है और इसका ये सही व्याख्या भी करता है, यानी कि 86 का 1। तो 86 का जो होगा 1 आंसर होगा। चलते हैं इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन भी देखिए अभिकथन ए है, आर है, यहाँ पे रीजन आर है। मार्क्सवादी साहित्य सृजन का प्रधान कारण शर्म को मानता है। तो 87 जो है ये तो सही है। मार्क्सवादी तो अपनी हर एक बिंदु पे ये बात लिखता है कि
कम्युनिस्ट जो होता है मार्क्सवादी, वो कहता है कि शर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और वो हर एक चीज़ में, मतलब चाहे वो सत्ता की बात आए, चाहे वो क्या कहते हैं किसी काम की बात आए, चाहे वो पूंजी की बात आए, तो उसमें सभी को वो कहीं ना कहीं मेहनत, शर्म को, मतलब लेबर क्लास के व्यक्ति को वो महत्वपूर्ण मानता है। तो ये बात तो सही है कि ऐसा माना जाता है कि बिना लेबर का कुछ भी एग्जिस्ट नहीं होगा इस वर्ल्ड में। तो ये तो सही है। क्योंकि शर्म के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। ये लाइन थोड़ी सी, मतलब असंभव तो नहीं है, कल्पना तो बिल्कुल संभव है, भले ये वास्तविक रूप से जमीन पे ना उतर सके, ये अलग बात है, बट ये परिकल्पना, विचार तो संभव है ही। तो आर जो है यहाँ पे गलत है। यहाँ पे तो आर गलत है और ए कथन अभिकथन से, यानी कि 87 का ए, सॉरी 87 का 3, ए सत्य है और आर असत्य है। ये आप लोग ध्यान रखें। और क्यों गलत हुआ, क्यों सही हुआ, ये तो पता है। मार्क्सवादी, मैंने बताया कि मार्क्सवादी का जो भी चीज़ है, केंद्र बिंदु में जो केंद्र बिंदु है, विषय है, वो शर्म है। तो आप ये ध्यान पे रखें, शर्म और श्रमिक, ये ध्यान पे रखेंगे। और शर्म के बगैर, मतलब शर्म के बिना साहित्य की परिकल्पना असंभव है। नहीं, परिकल्पना तो संभव है, भले उसको जमीन पे हम उतार सकते हैं या नहीं संभव। ये परिकल्पना शब्द जो है यहाँ पे इसको एक्सट्रीम बनाता है, ये ध्यान पे रखें, परिकल्पना। तो आर गलत इसलिए हुआ। तो चलते हैं आप 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कथन ए और रीजन आर। जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। देखिए साथियों, ये PYQ है, इससे पहले भी मैंने PYQ में इस तरह के मतलब स्टेटमेंट मैंने करवाए हैं। PY मुझे याद है, स्मरण है। और जॉक देरिदा का जो विखंडनवाद सिद्धांत है, ये भी हम लोगों ने जाना है। जॉक देरिदा का सिद्धांत है विखंडनवाद, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और जॉक देरिदा मानते हैं कि पाठक, जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाता है, वो पाठक जो है, मतलब जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो अपने हिसाब से उसे तय करता है कि उसे वो कैसे लेगा, किस रूप में लेगा। तो ये बिल्कुल लाइन सही है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। मतलब पाठक का, तो आप ही बताइए कि मैं इतने लोगों को बता रही हूँ, जो नेट जारा पे पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को, मेरे इस लेक्चर्स को, मेरे इस क्लास को बहुत आदमी बहुत अच्छे से ले ले, और उसको जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसी अंदाज से वो तैयार कर ले। हो सकता है कि उससे अच्छे तरीके से भी तैयार कर ले, लेकिन कुछ एस्पिरेंट ऐसे होंगे उसमें गिने चुने, जो अभी शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे होंगे, तब जा कर के वो एग्ज़ाम में बैठेंगे और हो सकता है कि उनका नेट हो जाए बट JRF ना हो, तो कहेंगे कि मैंने आपका क्लास तो देखा समझा बट मेरा JRF तो नहीं हुआ। बट उन्होंने मेरे हर एक बात को तो उन्होंने जैसे कि मैंने कहा था वैसे तो काम नहीं किया। तो यही होता है कि हर एक व्यक्ति को टीचर पढ़ाते हैं तो सभी को एक जैसे हैं, बट कुछ विद्यार्थी उसमें बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ उसमें बहुत पीछे रह जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले जो पाठक होते हैं, लेने वाले पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये पंक्ति जो है, ये जो पाठ का अर्थ पाठक तय करता है, ये एक दूसरे को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों की जो है भिन्नता होने के कारण। तो आपका 88 का जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि 81। ए आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। 88 का 1। अब चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन अभी कथन ए है और आर कारण आर है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है, सही है। मतलब जब तक हम किसी चीज़ को कल्पना नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तो वो काव्य कविता कैसे बनेगी। वैसे भी कहा जाता है कि कविता सबसे पहले किताब पे उतरने के बजाय, जुबान पे उतरने के बजाय वो विचारों में उतरती है। तो कल्पना मतलब विचार, तो ये सही है, क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। तो कल्पना काव्य में साध्य है, लेकिन काव्य के साध्य के रूप में और भी कुछ है। काव्य के जो साध्य है, काव्य के साध्य उसमें कौन कौन से है? कल्पना, और भी चीज़ है। कल्पना तो है ही, बट उसमें रस भी है, ये आप लोग ध्यान पर, रस है, माधुर्य है, लालित्य है, ये सब आप लोग ध्यान पर रखें। मतलब इतनी चीज़ें हैं, कल्पना, रस, माधुर्य, लालित्य। तो कल्पना काव्य में साध्य है नहीं, इसके अलावा भी है। तो 3 ए सही है और आर जो है गलत है। 89 का 3 आंसर।
अब 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभिकथन ए और कारण आर। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। कविता जो है मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है, बिल्कुल। ऐसा दार्शनिक विचारक और चिंतक मानते हैं कि जब व्यक्ति कोई कविता करता है तो उसकी आत्मा जो है, हृदय जो है, बिल्कुल शुद्ध होती है, ऐसा माना जाता है। उसी जब कोई आप जैसे मान लीजिए ना कि आपको किसी प्रकार का, मान के चलिए कि आपको आपकी भावनाएं कुछ है इस तरह की, अगर आप उस भावना अपने शब्दों में व्यक्त कर लेते तो ऐसा आप अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करते। तो हल्का मतलब क्या, बिल्कुल आप अपने आप को शुद्ध महसूस करते हैं, ऐसा आप फील करते हैं। तो ये सही है। मनुष्य के हृदय की प्रकृति अवस्था कविता से संभव है। तो बिल्कुल संभव है, हृदय की प्रकृति अवस्था कविता से संभव है। ये दोनों बिल्कुल सही भी है और उसको व्याख्या भी कर रही है। ए आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रही है, ये भी आप ध्यान रखिए। हृदय को शुद्ध इसलिए करती है क्योंकि हृदय जो है प्रकृति अवस्था में कविता संभव है, इसीलिए। यानी कि 90 का 1। अब देखिए साथियों, अब जो 91 से 100 तक का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 पैसेज दिए होंगे और उस 2 पैसेज को आप पढ़ेंगे। उसमें आपको 10 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करने होंगे, यानी कि 91 से 100 तक। 91 से 100 तक के क्वेश्चन में आपको 2 पैसेज दिए रहते हैं। तो आप इसे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और इसको, ये पैसेज वाले जो नंबर होते हैं ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर थोड़ी सी आप इसमें ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब देंगे तो आपका सभी क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी। तो पढ़ते हैं, बस शर्त है कि आप इसे ध्यान से पढ़ें। क्या करें, निर्देश, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। देखिए पहले आपको निर्देश दे दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, पढ़िए। तो आप लोग भी गौर से सुनिए। यदि किसी देश का बाह्य रूप सम्मान योग्य तथा सुंदर नहीं बन सका है तो समझना चाहिए कि उस राष्ट्र की आत्मा में एक उच्च जगत का निर्माण किया जाना शुरू नहीं हुआ है। राष्ट्र की आत्मा में उच्च जगत का निर्माण किया जाना शुरू नहीं हुआ, अर्थात वहाँ सच्चे साहित्य के निर्माण का से, देखिए हर चीज़ का मतलब यहाँ जो क्लू दिया गया है वो साहित्य के निर्माण में दिया गया है। सच्चे साहित्य के निर्माण का श्री गणेश नहीं हुआ है। मतलब अगर साहित्य की, अगर अच्छा साहित्य की अगर शुरुआत नहीं हुआ है तो आपके देश का बाह्य रूप जो है उसका भी सुंदर नहीं हो सकता। ऐसा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे साहित्य को कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में रखा गया है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। साहित्य ही मनुष्य को, देखिए यहाँ पे, साहित्य ही मनुष्य को भीतर से सुसंस्कृत और उन्नत बनाता है तथा उसकी बाह्य रूप भी साफ और स्वस्थ दिखाई देता है। और साथ ही बाह्य रूप के साफ और स्वस्थ होने से आंतरिक स्वास्थ्य का भी आरंभ होता है। दोनों ही बातें अन्योन्याश्रित है। जबकि हमारे देश में नाना भांति के कुसंस्कार और गंदगी वर्तमान है, जबकि हमारे समाज का आधा अंग पर्दे में ढका हुआ है, जबकि हमारे 90% जनता अज्ञान के मलबे में नीचे दबी हुई है, तब हमें मानना चाहिए कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। यहाँ पे एक फ्रेज का प्रयोग किया गया है कि मतलब जब किसी काम को करने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगे, मतलब बहुत दूर हो, तब ऐसा कहा जाता है कि अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 90% जब जनता अज्ञान में हो और मतलब जो हमारे आबादी जो है पर्दे को, अभी भी पर्दे को में ढकी हुई हो, तो ये सब चीज़ जो है होना बिल्कुल मतलब बहुत दूर वाली बात है। हम साहित्य के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, वो जो कुछ दे रहे हैं, उसमें कहीं बड़ी भारी कमी रह गई है। मतलब साहित्य के लिए जो हम कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें अभी भी कमी है। कमी की बात किया, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। हमारा भीतर और बाहर अब भी साफ स्वस्थ नहीं है। जब साहित्य में ही स्वस्थता नहीं है तो काम भीतर और बाह्य स्वस्थ कैसे होगा। साहित्य की साधना तब तक बंध्य ही रहेगी जब तक हम पाठकों में एक ऐसी अदमनीय आकांक्षा जागृत न कर दे जो सारे मानव समाज को भीतर से और बाहर से सुंदर तथा सम्मान योग्य देखने के लिए सदा व्याकुल रखे। अगर यह आकांक्षा जागृत हो सकी तो हमें से प्रत्येक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उन सामग्रियों को जरूर संग्रह कर लेगा जो उक्त इच्छा की पूर्ति की सहायक है। अगर यह आकांक्षा जागृत नहीं हुई तो कितनी भी विधा क्यों न पढ़ी हो, वह एक जंगल मात्र सिद्ध होगी, वह एक जंजाल मात्र सिद्ध होगी।
और दुनियादारी और चालाकी का ढकोसला ही बनी रहेगी। जो साहित्य निष्ठा के साथ इच्छा को लेकर रास्ते पर निकल पड़ेगा, वह स्वयं अपना रास्ता खोजेगा। मतलब इसमें कह रहा है कि साहित्य की जो निष्ठा के साथ आगे निकलेगा वो स्वयं अपना रास्ता खोजेगा। मतलब कहीं ना कहीं साहित्य पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये साहित्य, ये पूरा का पूरा पैसेज जो है साहित्य के महत्वाकांक्षा को मतलब कहीं ना कहीं संदेश के रूप में रखने का प्रयास किया है। साधन की अल्पता से कोई महती इच्छा आज तक नहीं रुकी है, भूख होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, तो मैंने तो इसमें पैसेज का आप लोगों को बता दिया कि लेखक जो है, लिखने वाले क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। तो इस सारे 10 लाइन का यही निचोड़ है कि इसमें साहित्य की महत्वता को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है कि जब तक आप साहित्य को जीवन में नहीं लाएंगे, व्यक्ति तक नहीं पहुंचाएंगे, लोगों में पढ़ने की जागृति नहीं रहेगी, तब तक किसी काम को सुंदर बनाना या क्या कहते हैं आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से उसे सबल बनाना, मतलब अच्छा बनाना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है, दिल्ली दूर जैसी बात है। तो चलते हैं, अब इसको पैसेज को आप पढ़ लिए। अब इस जो मैसेज मैंने आपको बताया है, समझाया है, कंक्लूड किया, उसके अकॉर्डिंग आप जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो मेरा 91 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पढ़िए आप लोग। किसी देश और उसके नागरिकों का चरित्र निर्माण तभी संभव है जब उस देश के लोग सच्चरित्र हो। सच्चरित्र की बात तो नहीं किया है। उस देश में सत्य साहित्य हो, साहित्य का बात किया है, ये ऑप्शन आपका हो सकता है। उस देश के लोग ज्ञानी हो, ज्ञानी की भी बात नहीं किया है। उस देश में चरित्र निर्माण में प्रभुत्व साधन मौजूद हो, बिल्कुल नहीं। देश में सत्य साहित्य हो तभी चरित्र निर्माण होगा। 91 का 2 ऑप्शन। देखिए कैसे आप पैसेज को समझ लिए, निचोड़ बता दिए आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान हो गया। 92 नंबर क्वेश्चन, साहित्य साधना की अनुवर्तता का कारण है। अनुवर्तता, समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा, ये तो नहीं है। मतलब साहित्य साधना में अनुवर्तता का कारण क्या है, मेन कारण जान रहा है। सभी नागरिकों को अच्छी शिक्षा देना, नहीं ये तो नहीं है। देश में पहले कुछ मनुष्यों को संस्कार देकर अपने कर्तव्यों की इति समझ, यहाँ पे अपने कर्तव्य का तो बात भी नहीं है। देश के निवासियों में अच्छी शिक्षा, संस्कार के प्रति अदम्य इच्छा और अध्यावसाय, हाँ पढ़ने पे कहीं ना कहीं फोकस किया गया कि लोगों में जागरूकता पैदा कर दे पढ़ने के प्रति, साहित्य के प्रति। ये लाइन बिल्कुल सही है, यानी कि 92 का 1 ऑप्शन। देखिए जो पैसेज के अकॉर्डिंग इर्द गिर्द आपका आंसर बनेगा, लाइन बनेगा, उसी पंक्ति के साथ आपको जाना है। हो सकता है कि वो लाइन बिल्कुल आपको हूबहू न मिले, बट जो उसके मतलब उसके सार के अकॉर्डिंग भी मिल जाए, उसके संक्षिप्त जो मैसेज के अकॉर्डिंग भी मिल जाए, तो आप उसके इर्द गिर्द जाएंगे। 92 का 1 ऑप्शन सही है। अब देखिए ये 93 नंबर क्वेश्चन, हमारा वर्तमान साहित्य में क्या किया है, कमी निकाला गया है, ये बात याद रखिएगा। व्यक्ति समाज और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप है, बिल्कुल नहीं है, उसमें कुछ न कुछ कमी है। जैसे कमी की बात कहाँ पे थी, मैं आपको बता देती हूँ कि कमी थी कहाँ पे। सर्वोत्तभावेन पूर्ण है, बिल्कुल नहीं। अज्ञानता और कुसंस्कार दूर करने में सहायक है बट कुछ कमी है उसमें। सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, बिल्कुल यही है। साहित्य के बारे में उन्होंने कमी निकाला, जैसे मैं आपको अभी बता देती हूँ। हाँ देखिए, दिल्ली दूर है, हम साहित्य के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ दे रहे हैं, उसमें कहीं बड़ी भारी कमी रह गई है। हमारा भीतर और बाहर अब भी साफ स्वस्थ नहीं है। साहित्य का साधना अब बंधे ही रहेगी जब तक पाठकों में ऐसी अदम्य आकांक्षा जागृत नहीं कर दे। ये लाइन जो है कि साहित्य के नाम पे जो किया जा रहा है वो कमी है, कहीं ना कहीं साहित्य में भी कमी की बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन तो समझ रहे हैं कि ये होगा इसका आंसर। सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है, कमी बताया जा रहा है, यानी कि 93 का 4 ऑप्शन सही है। इस अनुच्छेद में वर्णित अन्योन्याश्रित बातों का मूल है। 94 नंबर क्वेश्चन,
साहित्य के द्वारा मनुष्य को अनित्य अंतर्बाह्य सुसंस्कृत और उन्नत हुआ। बिल्कुल साहित्य की बात तो किया है। साहित्य के द्वारा मनुष्य को आंतरिक गुणों का विकास संभव नहीं है। बिल्कुल संभव है, यहाँ पे निगेटिव ला दिया तो गलत हो गया। मनुष्य के अंतर्बाह्य संस्कार और स्वास्थ्य के लिए साहित्येतर मतलब साहित्य के बाहर साधन आवश्यक है। नहीं, साहित्य के बाहर नहीं, साहित्य के भीतर ही, यानी साहित्य का ही ऐसा है। साहित्यर का मतलब हुआ साहित्य से अलग, तो ये नहीं होगा। मनुष्य के बाह्य रूप को सुंदर और स्वस्थ बनाना है। नहीं, मनुष्य के बाह्य रूप को नहीं, आंतरिक और बाह्य दोनों को बनाना है, यानी कि ये ऑप्शन जो है ज़्यादा फिट बैठ रही है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। मनुष्य को अंतर्बाह्य सुसंस्कृत और उन्नत बनाना है साहित्य के माध्यम से, यानी कि 94 का 1 ऑप्शन सही है। तो चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अदम्य आकांक्षा के बिना। अदम्य आकांक्षा के बिना क्या मतलब नहीं हो सकता, यहाँ पे ये बता रहा है। तो 95 का जो है जीवन संभव नहीं है, ऐसा नहीं है। रास्ते की तलाश संभव है भले ही साधन सीमित हो, ऐसा नहीं है। दुनिया के जंजाल से मुक्ति संभव है, दुनिया के जंजाल वाली बात तो लिखी भी नहीं गई है। विद्या व्यर्थ है और साहित्य निष्ठा के साथ रास्ते की खोज संभव नहीं है। रास्ते की खोज निकालना साधन की अल्पता से कोई महत्व इच्छा आज तक नहीं रुकी। देखिए यहाँ पे है ना, जो साहित्य निष्ठा के साथ इच्छा लेकर रास्ते पर निकल पड़ेगा वह स्वयं अपना रास्ता खोज निकालेगा। विद्या व्यर्थ है और साहित्य निष्ठा के साथ रास्ते खोज संभव नहीं है, यानी कि 95 का 2 ऑप्शन। 95 का 2। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पैसेज में। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे 96 से 100 तक क्वेश्चन। तो पढ़िए, पहले पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए पढ़ते हैं, पैसेज को ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रियज ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। देखिए ये 5-6 लाइन की जो पैसेज है इसमें सार यही कहा गया है कि जो भी चीज़ हम लोग करते हैं ज्ञान, वो ज्ञान के साथ साथ भाव की यहाँ पे भी बात की है, यानी ज्ञान के साथ साथ हम लोग भावना की भी बात करते हैं, बुद्धि के साथ साथ हृदय की भी बात किया गया है, जिसमें ज्ञान के माध्यम से हम लोग क्रिया वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान करते हैं। तो इसी के बाद उन्होंने पैसेज मतलब पूरे का पूरा, ये एक प्रकार का फिलोसफिकल पैसेज इसको आप कह सकते हैं। तो इसको पढ़िए और अच्छे से जवाब देने का प्रयास कीजिए। प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? वैज्ञानिक विवेचन से उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण उच्च काव्य का प्रधान लक्षण होगा। ये नहीं है प्रधान लक्षण, ऐसा नहीं है। विचारों की क्रिया से परिस्थितियों के मर्मस्पर्शी मूर्त और सजीव पक्ष पर विशेष जोर देना, ये नहीं है। अनुसंधान नए विचार वैज्ञानिक विवेचन से उद्घाटित मार्मिक परिस्थितियों के मूर्त और सजीव चित्र को कभी अपने काव्य एक लक्षण के रूप में शामिल करना होगा। देखिए यहाँ पे है ये
ये लाइन जो है विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन, अनुसंधान, उद्घाटित परिस्थितियों, तथ्य स्पर्श, तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण है। देखिए ये लाइन से यहाँ पे आपका आंसर है, ये जो है 96 नंबर का ये ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पे है ये लाइन, बिल्कुल है, एज इट इज लाइन है, यानी कि 96 का जो है 3 ऑप्शन सही है। अब 4 देखिए, आधुनिक अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थिति और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष के कविता में अधिक स्थान देना होगा। देखिए ऐसा तो नहीं है, तो यानी कि 96 का 3 ऑप्शन आपके यहाँ जो है क्वेश्चन यहाँ से आंसर बने थे, ये ध्यान पे रखेंगे। अब चलिए, प्रस्तुत अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहा, निगेटिव पूछा, 97 नंबर क्वेश्चन। ज्ञान प्रसार और भाव प्रसार परस्पर संबंधित है, ये तो सही है। ज्ञान प्रसार के दायरे से भाव प्रसार परे है, परे मतलब ऊपर है, ये थोड़ी सी हमें मतलब यहाँ पे लग रहा है संदेह है। ज्ञान प्रसार के भीतर भाव प्रसार होता है, बिल्कुल होता है। ज्ञान की स्थिति भाव की स्थिति की पूर्ववर्ती है, बिल्कुल है। और देखिए यहाँ पे ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है, फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया ज्ञान की समष्टि के रूप में ही फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण हो गया। देखिए ये है ना कि मतलब साथ साथ ही क्या होने का बात कर रहा है, परे वाली बात नहीं कर रहा है, यानी कि 97 का जो आंसर होगा, जो गलत ऑप्शन है वो 2 है। यहाँ पे परे लिख दिया है ना, इसलिए ये गलत है, परे है, परे मतलब ऊपर है, अलग है, ऐसे आप मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साथ साथ की बात कर रहा है, इंद्रियों का ज्ञान की समष्टि के रूप में ही ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। देखिए यहाँ पे साथ ही साथ का बात कर रहा है, तो दोनों गलत लग रहा है, परे मतलब अलग है, अलग तो है नहीं, साथ ही है। तो 97 का जो है 2 है। 98 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही खोजना है आपको 98 का। आधुनिक युग में विचारों के विस्तार के साथ हृदय के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं, दोनों की आवश्यकता है। आधुनिक युग हो या प्राचीन युग हो या मध्य युग हो या कोई भी युग हो, वर्तमान युग हो, उसमें हृदय के साथ साथ जो ज्ञान और हृदय दोनों की आवश्यकता हमेशा रहेगी। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज्ञान है और आपके पास हृदय नहीं है, भावना नहीं है, तो आप उस ज्ञान का कहीं ना कहीं गलत उपयोग करेंगे। जैसे सपोज करिए कि आपके पास एक एटम बम आ गया, तो आपके पास ज्ञान वाली बम तो आपने बना लिया, किसी प्रकार का मतलब एप्लीकेशन का यूज करके, अपने केमिकल का यूज करके आपने बम बना लिया। उस बम का आप कहाँ पे यूज करेंगे, आपके पास हृदय नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल में जा कर के उसे आप छोड़ देंगे, उसे नष्ट कर देंगे बच्चों को, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपके ज्ञान का तो गलत यूज हुआ। तो हृदय इसलिए भी आवश्यकता है कि हृदय आपको ये डायरेक्शन देगा कि नहीं, यहाँ पे स्कूल है, इस बम का यूज यहाँ पे नहीं करना है, तो ये मतलब आवश्यकता बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। आप ऐसे भी कॉमन सेंस से सोचिए, हमारे ज़माने में अपने विचारों के विस्तार के साथ हृदय का विस्तार करना आवश्यक है। देखते हैं, विचारों और भाव के विस्तार की आवश्यकता जीवन में है, काव्य में नहीं, दोनों में है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि विचार और भावना जो है वो जीवन में है और काव्य में नहीं, काव्य और जीवन दोनों में है। क्योंकि काव्य कविता भी एक प्रकार का जीवन है और जीवन में कविता है, कविता में जीवन है, ऐसा आप मान सकते हैं। विचारों और भाव के विस्तार का प्रभाव काव्य पर असंभव है, निगेटिव स्टेटमेंट है। सबसे जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है यही है, हमारे ज़माने में अपने विचारों के विस्तार के साथ हृदय का विस्तार करना भी आवश्यक है। मैं ये पैसेज तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ज्ञान के साथ साथ हृदय पे भी फोकस किया गया कि अगर आपके पास ज्ञान की वृद्धि हुई है तो आप अपने हृदय का भी विस्तार करिए, हृदय को भी गहराई दीजिए। यहाँ पे ऐसा अगर आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, तर्कशील व्यक्ति है, तो आपसे निवेदन है कि आप अपने हृदय में भी वो गहराई लाइए, करुणा लाइए, दया लाइए। ये पैसेज यही आपको मैसेज दे रही है। इस पूरे पैसेज का यही मतलब क्या कहा जाए, इन ब्रीफ कहें तो यही है, यानी कि 98 का 2। अब 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है।
सही नहीं पूछ रहा है। भावना या कल्पना ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सामग्री को संयोजित करती है। बिल्कुल, ज्ञानेंद्रिय मतलब अगर आपके पास कल्पना है, विचार है, तो आप जो भी आपको ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होती है आप उसके संयोजित करते हैं। ये तो सही है। यहाँ पे आपको गलत पूछ रहा है। भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचालित होता है। नहीं, ज्ञान व्यापार से व्यापार का बात जो है यहाँ पे, भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचालित है, नहीं, ज्ञान व्यापार से भाव व्यापार संचालित होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है थोड़ी देर के लिए गलत लग रही है। नए विचारों, तुलना कर रहा है यहाँ पे, याद रखिएगा। नए विचारों, वैज्ञानिक विवेचनों, परिप्रेक्ष्य में कवि को अपनी सृजन शक्ति को समृद्ध करना आवश्यक है। बिल्कुल करना आवश्यक है, ये बिल्कुल पॉजिटिव लाइन है। भाव का प्रसार ज्ञान के प्रसार के भीतर है। देखिए, भीतर यहाँ पे कह रहा है, तो ये भी सही है। यानी कि 99 का जो ऑप्शन गलत ऑप्शन है ये 2 है। तो चलते हैं अब आज का लास्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन। प्रस्तुत अवतरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है आपसे। सभ्यता के बढ़ने के साथ मनुष्य के भाव अधिक व्यापक हो गए। बिल्कुल हो गए। सभ्यता के बढ़ने के साथ मनुष्य की बुद्धि और भाव दोनों का क्षय हो गया। जैसे जैसे ऐसा माना जाता है कि सभ्यता बढ़ी तो व्यक्ति का जो है बुद्धि और जो ज्ञान और हृदय पक्ष दोनों कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। इसलिए बार बार यहाँ पे कह रहा है कि जब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक और विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया, अतः उसके विस्तार के साथ हमें हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से, वैज्ञानिक विवेचन से, अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों से, तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। बढ़ाने की बात कर रही है। ये सही है। सभ्यता के विकास के साथ हमें सिर्फ बुद्धि की जरूरत रह गई है। ये भी सही है। 100 का जो है सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो गए हैं। यानी कि 100 का जो है 4 ऑप्शन सही है। यानी ये आपका केवल सही है और ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। सभ्यता के विकास के साथ साथ हमें सिर्फ बुद्धि की ज़रूरत रह गई है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सभ्यता के बढ़ने के साथ मनुष्य की बुद्धि और भाव दोनों का क्षय हुआ है। क्षय नहीं हुआ है बल्कि उसमें विस्तार हुआ है, तो ये भी गलत है। सभ्यता के बढ़ने के साथ मनुष्य के भाव अधिक व्यापक हो गए हैं। नहीं, भाव व्यापक नहीं हो गए बल्कि कमज़ोर हो गए हैं, तो ये गलत है। यानी कि 100 का जो आपको सही वाला ऑप्शन पूछ रहा है, तो ये इसलिए 100 का जो है 4 ऑप्शन सही है। और इसी तरह से देखा हमने कि कैसे इस 3 ऑप्शन को काटे। एक तो यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है, सिर्फ बुद्धि की ज़रूरत रह गई इसलिए हुआ। बुद्धि और भाव दोनों का क्षय हुआ है, इसके कारण ये स्टेटमेंट गलत हुआ है। भाव अधिक व्यापक हो गए हैं इसलिए गलत हो गया। तो यहाँ पे देखें 100 का 4। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने मेरे 10 इयर्स PYQ सीरीज़ में 2025, 2024, 2023, 2022 और 2021 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 सभी पेपर को अगर आपने डिटेल एनालिसिस नहीं देखा है, तकरीबन देखा जाए तो 50+ वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, क्लास अपलोड हो चुके हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पे। तो कृपया कर जाएं और इसे देखें, वॉच करें और शॉर्ट नोट्स बनाएं। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, सोशल मीडिया ग्रुप्स में, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप में अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल यहाँ पे शेयर करें। माउथ स्पीकिंग के माध्यम से आप इसे बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि इसकी प्रशंसा करें कि ये चैनल जो है काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। इसे बताएं कि यहाँ से आपका जुड़ने के बाद सबसे बड़ी फ़ायदा ये होगा कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल यहाँ पे फ्री कंटेंट आपको मिलेंगे और अच्छी कंटेंट मिलेंगी, रिच कंटेंट मिलेंगी। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।